दूसरे सत्र में सभी का स्वागत है। जो हमारे लोग अभी बाद में ज्वाइन किए हैं उन सभी का स्वागत कर रहा हूं मैं। नाम अलग से नहीं ले पा रहा हूं। और हमारे बीच में हमारी फैकल्टी और हमारे प्रमोटर प्रीति अरोड़ा जी आ गई हैं। कल उन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ाया। कैसे पढ़ाया था कल उन्होंने, आप लोग बताएंगे जरा, जो लोग सुन बहुत रहे थे? अच्छा था सर, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। वो अरे कुछ निकालते हैं आप लोग, कुछ क्या डालते हैं इसमें, तो कैसे बताते हैं कि भाई बहुत बढ़िया पढ़ाया। यस, ये देखिए तो थैंक यू आप सबका। देखिए ऐसा है, हमारे पास जो है पूरी क्रिकेट टीम है। प्रीति जी हमारी फास्टेस्ट बॉलर है। हाँ, बॉलिंग बहुत फास्ट बॉलिंग है। हमारे पास देखिए, कोई अभी हमारा ओपनर बैट्समैन है, कोई हमारा स्टडी बैट्समैन है, 1 डाउन, कोई 2 डाउन, कोई जो है नाइट वॉचमैन है। ये सब हम लोगों ने अलग अलग बुलाए हुए एक्सपर्ट है हमारे। तो ऐसा मतलब हमने बहुत कोशिश किया है कि हम उनकी स्पीड को कम कर पाए, और काफी कम हुई है। अभी आपने पहले उनका स्पेल नहीं देखा, जैसे कहीं कभी किसी जमाने में मार्शल का स्पेल होता था, पहले पहला स्पेलिंग झेलना मुश्किल होता था। मान लीजिए 5-7 विकेट उसी में चले गए। ओके, तो प्रीति जी का मैं स्वागत कर रहा प्रीति जी, हूँ। रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट है, स्पीड स्लो रखिएगा, समझने में दिक्कत हो। सॉरी सर, मैं क्या करूँ, आप तेज होती वो नॉर्मल है मेरे लिए, इसलिए मुझे पता ही नहीं चलता सर मैं स्लो टॉप करूँ अपने आप। मेरे साथ यही दुविधा रहती है सर, क्या करूँ बताओ। नहीं कोई बात थोड़ा नहीं, आप समझने में नहीं थोड़ा मैम, वो समझाती बहुत अच्छे से मैम। थैंक यू मैम। हाँ जी, स्लो बोलूंगी सर, पक्का प्रॉमिस है आपसे। सर शुरू करें? शेयर हो रहा है? हाँ जी, नहीं सर, अभी नहीं हो रहा। नहीं आ रहा है सर, रहा है। मुझे नहीं नजर आ रहा सर। नहीं आ तो रहा है, हो रहा है, शेयर हो रहा है। अच्छा ठीक है, शेयर हो रहा है? जी सर, सर हो मैं रहा है। दोबारा रीजॉइन कर रही हूँ सर, हाँ, मुझे नजर नहीं आ हाँ, रहा। एक मिनट, मैं आई जस्ट हाँ, यहाँ रीजॉइन पे कर सर। लीजिए, दोबारा कर लीजिए। सर ये कौन सा चैप्टर का बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं? चैप्टर 6 हार्ट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है सर। यही 6 से शुरू होता है। जी जी। और आप सब सादर प्रणाम। प्रीति मैम, नर्वस रेगुलेशन शुरू करिएगा थोड़ा सा। हाँ जी सर, वहीं से कर रही हूँ सर। तो हम पहले कल हमने जो पढ़ा था, आप प्लीज उसको एक बार, इस वीडियो को जो हमने कल पढ़ा है उसको प्लीज दोबारा से देखिएगा, क्योंकि जो मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में और आपके वाइवा में, ये आपके इसी पोर्शन में आते हैं जो हमने अभी कल तक पढ़ा था। आगे जो आएगा उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं आपको बता दूंगी, बट जो अभी हमने कल तक पढ़ा था वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम के लिए और वाइवा के लिए उस पर जरूर फोकस कीजिए, और बुक को ही आप मेन फोकस बनाइए। बुक के बियॉन्ड मत जाइए, इंटरनेट पे गूगल करके इतना मत पढ़िए कि आप खुद कंफ्यूज हो जाए। आपने सिर्फ बाकी लोग म्यूट कर लीजिए अपना। तो सिर्फ बुक पे फोकस रखिए और कुछ देखना नहीं है आपने, ज्यादा गूगल वगैरह मत कीजिए, काफी कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, फिर आज हम शुरू करते हैं कि कल से हम थोड़ा सा रीटैप करेंगे कि नर्वस रेगुलेशन और एंडोक्राइन रेगुलेशन सर कह रहे थे वहां से मैं आप स्टार्ट करूँ, तो वहीं से हम शुरू करते हैं फिर से। तो कल हमने ये समझा था कि दो सिस्टम्स हैं बॉडी में जो हर प्रोसेस को कंट्रोल करती है। एक तो हमारा नर्वस सिस्टम है और दूसरा है हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम। तो अब इसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि हार्ट रेट जो है आपका, उसको रेगुलेट करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आज मेरी स्पीड ठीक है या इससे भी स्लो जाऊं मैं? ठीक है मैम। जो आप बोल रही है सामने लिख रहा है या नहीं लिख रहा, ऐसा भी कुछ कहाँ से देखें किताब में? सर ये नर्वस ये रेगुलेशन, नर्वस रेगुलेशन पेज नंबर 65 है हिंदी में। जी जी जी, ठीक है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ सर कि नर्वस बता रेगुलेशन में जब हम सॉरी बता दीजिए पेज पर कहाँ पर है, आगे पीछे हो जाता है ना पढ़ने में। सर पेज नंबर बता दीजिए हिंदी का, सर मेरी इंग्लिश बुक है। 65 पेज नंबर 65 है सर, जी जी ठीक है। और 59 है इंग्लिश में।
तो मैं फिर से शुरू कर रही हूँ। ये नर्वस रेगुलेशन और एंडोक्राइन रेगुलेशन 2 सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम, जो आपकी बॉडी के हर प्रोसेस को, हर ऑर्गन को और उस ऑर्गन से इमैनेट होती हुई हर एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो इससे जो है हार्ट रेट, जो आपका, हम जिस हार्ट के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, हार्ट रेट की हम बात कर रहे हैं, तो हार्ट रेट को जो कंट्रोल करता है वो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, हमने जैसे कल समझा था कि वो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को डिसाइड करता है कि आप किसी सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्स करेंगे, आप उस सिचुएशन से आप लड़ेंगे या उस सिचुएशन से आप भागेंगे, वो आपका ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिसाइड करता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टेट की बात करता है, जो आपकी डाइजेशन से रिलेट करता है और आपकी रेस्टिंग स्टेट से रिलेट करता है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है और आपके हार्ट रेट को स्लो करता है, वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ये रोल है इसमें कि ये जो है आपके ये इंफीरियर सुपीरियर, जैसे नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर गैंग्लियन से ये पास होता है, जो आपके सर्वाइकल रीजन में आता है, और उसके थ्रू ये हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये ब्रेन के एक मेडुला रीजन आता है, उस रीजन से वो शुरू होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और ये आपके वेगस नर्व से क्रॉस होता हुआ आगे आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो यही हमारी बुक में लिखा गया है कि वेगस जो ट्रेनियल नर्व की बात ही है, कि यहाँ पे जो है 12 पेयर्स ऑफ ट्रेनियल नर्व्स होते हैं, जो आपके हेड में इमैनेट करते हैं, जो आपके ब्रेन से रिलेटेड हैं। तो ये जो है नर्व्स आपके ब्रेन से शुरू होती हैं और आपकी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस को रेगुलेट करती हैं। तो ये 12 पेयर होते हैं वेगस ट्रेनियल नर्व्स के, और उसमें जो 10th पेयर है वो है आपका वेगस नर्व का, जो काफी लंबी, इट इज लाइक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नर्व्स इन द बॉडी, जो आपकी बॉडी में काफी मैं इंग्लिश में तो कह सकती हूँ, आई डोंट नो हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करूँ, इट इज द लॉन्गेस्ट नर्व इन योर बॉडी। तो ये जब हम वेगस नर्व जो है पैरासिम्पैथेटिक जो है, इसके थ्रू जो है आपका हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, बेसिकली आपके एसए नोड और एवी नोड। एसए नोड इसलिए क्योंकि वहां से ही आपकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शुरू होती है, जो हार्ट की इंपल्स जो हार्ट बीट को आगे जाके में ट्रांसलेट होती है, वहां से ये एसए नोड से शुरू होती है और फिर वो एवी नोड में जाती है। तो यहाँ पे यही समझाया जा रहा है कि वेगस जो क्रेनियल नर्व आपके ब्रेन में है, that plays an important role in this function by helping the parasympathetic to reach the SA node and AV node. तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपका मेडुला से शुरू होता हुआ वेगस नर्व के थ्रू क्रॉस कर रहा है, वो इसी वेगस नर्व से आपके एसए नोड और एवी नोड को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से वो ये डिसाइड करता है कि आपके हार्ट को कितनी धीरे या कितनी स्लोली बीट करना है, बिकॉज बेसिकली आपके हार्ट को स्लो डाउन करता है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है कि ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो हैं, दे कंट्रोल द फंक्शन ऑफ एसए नोड एंड इट इज नोन एज वेगल टोन। तो ये जो इसको वेगल टोन इसलिए कि इससे जो है ये कंट्रोलिंग फैक्टर है आपका, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जो जितने भी नर्वस सिग्नल्स आते हैं, जो आपके हार्ट को कंट्रोल करते हैं, उसको स्लो डाउन करते हैं, उसको हम वेगल टोन कहते हैं। तो ये वेगल टोन जो है आपका सीधा आपके एसए नोड पे एक्ट करता है, और एसए नोड पे एक्ट करता है तो इसलिए आगे जाके वो एवी नोड पे भी एक्ट करता है, यही यहाँ पे समझाया जा रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे मिसाल दी गई है एथलीट्स और स्विमर्स की, जिनका हाई वेगल टोन है, मतलब उनका हार्ट बहुत एफिशिएंट है कि वो स्लो हार्ट रेट पे भी पूरा काम कर सकता है। तो ये उनकी यहाँ पे मिसाल दी गई है कि वहाँ पे जो कार्डियक साइकिल जो है वहाँ पे मोर देन 0.8 सेकेंड्स है। हमारा नॉर्मल हार्ट रेट जो हम इंडिविजुअल्स हैं जो स्पोर्ट्स में नहीं है, हमारा हार्ट रेट जो है 0.8 सेकेंड्स पे एक बीट देता है, और स्विमर्स और एथलीट्स में जो है ये हायर है, 0.8 से ज़्यादा होगा वो इसलिए होगा क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से हार्ट रेट स्लो है, और स्लो होने की वजह से हार्ट धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, धीरे ही रिलैक्स कर रहा है, और उसकी वजह से हार्ट अपने स्लो रेट पे एफिशिएंटली काम कर सकता है, तो वो ज़्यादा सांस ले सकते हैं, ज़्यादा आउटपुट कर सकते हैं बिना हाफे, बिना थके, तो इसलिए वहाँ पे हाई वेगल टोन आता है। तो उनकी हार्ट की एफिशिएंसी हमसे बेटर है। फिर नेक्स्ट लाइन में ये बताया जा रहा है कि वेगस के अलावा सिंपैथेटिक फाइबर्स आपके सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर गैंग्लियन ऑफ सिंपैथेटिक चेन को भी कंट्रोल करती हैं। ये सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर गैंग्लियन वो नर्व्स हैं जो आपके सर्वाइकल एरिया में पाई जाती हैं, और उसके बाद ये आपके कोरोनरी आर्टरीज तक ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जाता है। जो आपकी कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो यहाँ से जो जाता हुआ कोरोनरी आर्टरी से जाता हुआ ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके हार्ट की सप्लाई को और उसकी कॉन्ट्रैक्शन को, उसकी रिलैक्सेशन को जो है कंट्रोल करता है। यही यहाँ पे लिखा गया, इट कंस्ट्रिक्ट्स द कोरोनरी आर्टरीज और फ्री देम फ्रॉम देयर इफेक्ट एंड फुलफिल द सप्लाई ऑफ ब्लड। तो ये आपकी कोरोनरी आर्टरीज को कंट्रोल करेगा कि ये हार्ट को कितनी मात्रा में ये इन्होंने ब्लड सप्लाई करनी है, कैसे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को देखना है, और उसके हिसाब से इन्होंने ब्लड को आगे हार्ट को सप्लाई करना है। यहाँ पे यही समझाया जा रहा है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है एंडोक्राइन रेगुलेशन। एंडोक्राइन जो है हार्मोन से रिलेटेड है,
और यहाँ पे हम सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड्स की बात करें, जो आपकी किडनी के ऊपर एक टोपीनुमा ग्लैंड्स होते हैं, और उसमें जो इनर पोर्शन होता है उस एड्रिनल का, वो होता है मेडुला। वहां से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन है, और ये आपकी हार्ट मसल्स को सीधा इफेक्ट करते हैं, और वो उसकी हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं आपके हार्ट की, और जो कॉन्ट्रैक्शन जो होती है आपके हार्ट में, यानी जो सिस्टोल होता है आपके हार्ट में, उसको ये रेगुलेट करते हैं। यहाँ पे ये 2 ही चीजें बताई गई हैं। अब आज के हम टॉपिक पे आते हैं, वो है पल्स। पल्स को समझने के लिए एक मैंने वीडियो शेयर किया था ग्रुप में, जिसके अंदर डिफरेंस बिटवीन पल्स रेट एंड हार्ट रेट है, आप वो भी देख लीजिएगा एक बार, वो क्लियर होना चाहिए आपके कॉन्सेप्ट आपके माइंड में, कि आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो जब हम पल्स की बात करते हैं, तो पल्स ये है, जैसे आपका ब्लड जो है लास्ट में, जब आप फ्लो ऑफ हार्ट में देखते हैं, तो लास्ट जो ब्लड हम पाते हैं तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पाते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जो है ब्लड एओर्टा में आता है, और एओर्टा से वो पूरी बॉडी में निकलता है आगे ब्लड, जिससे पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया जाता है एओर्टा वाल्व के थ्रू या सेमिल्यूलर वाल्व के थ्रू। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि जब ब्लड यहाँ से एओर्टिक वाल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता हुआ एओर्टा से पास करता है ब्लड, तो उससे जो है आर्टरीज एक्सपैंड होती हैं। अब जैसे ब्लड उसमें आएगा तो नॉर्मली आर्टरीज एक्सपैंड करेंगे, तभी तो ब्लड उसके अंदर से फ्लो होगा। तो आर्टरीज एक्सपैंड करती हैं, और उसकी वजह से ब्लड जो है आगे जो है आर्टरीज में होता हुआ, आर्टरियोल्स में होता हुआ आपकी पूरी बॉडी में फैलता है। तो जब ये पास होता है ये ब्लड, तो यहाँ पे एक वाइब्रेशन ये आती है इन आर्टरीज में, बिकॉज ब्लड का इतना प्रेशर आता है आपके एओर्टा में, तो एक वाइब्रेशन वहां पे जनरेट होती है, और उस वाइब्रेशन जो आती है, उस वाइब्रेशन को हम कहते हैं पल्स। सिंपल टर्म्स में यही है। तो इसी में ही आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है, क्वांटिटी ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट इनटू द एओर्टा फोर्सफुली बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल। दिस फोर्स हेल्प्स द ब्लड टू ट्रैवल थ्रू द ब्लड वेसल. At the same time, the pumping force transfers a vibration wave along the walls of the blood vessels. ये सारा इसका सार यही है कि जब हार्ट बीट हुआ, एओर्टा से ब्लड जब निकला, आपकी आर्टरी से एक्सपैंड हुई, उसमें एक वाइब्रेशन पैदा हुई ब्लड के फोर्स की वजह से, और वो वाइब्रेशन वेव जो पूरी आर्टरीज में जाती है, क्योंकि एओर्टा आपकी बॉडी में सबसे बिगेस्ट आर्टरी है, तो ये वाइब्रेशन काफी आगे तक जाती है, और ये वाइब्रेशन जो है ये ब्लड की स्पीड से भी ज्यादा है। नेक्स्ट लाइन में ये लिखा गया है, ये वाइब्रेशन वेव जो है आपकी, ये ब्लड की स्पीड से भी ज्यादा है, और इसकी वजह से जो आपके पेरिफेरल सेल्स और टिश्यूज हैं, जो उसी एओर्टा के आसपास जो जितने भी सेल्स और टिश्यूज हैं, उसको ये मसाज करती है, उसको ये मैसेज भी देती है, और आगे से आगे उस ब्लड को पहुंचाती है थ्रू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हमारी बॉडी में जितना भी आगे जितना भी जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है हमारी बॉडी में, हमने डाइजेशन में पढ़ा था कि जब हमारा फूड नीचे जाता है वो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से होता है, तो उसमें भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ऐसे ही इसमें भी वही है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है ये ब्लड आगे पहुंचता है आपका, तो उसकी वजह से पेरिफेरल सेल्स और टिश्यूज जो हैं एक्टिव होते हैं, उसके जो पाथ पे जितने भी सेल्स और टिश्यूज आते हैं वो एक्टिव होते हैं, और आगे से आगे ब्लड पहुंचता है, और उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो है अपनी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू दिस पल्स। अब इसकी स्पीड जो है वाइब्रेशन की यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड एओर्टा में है, क्योंकि वो सबसे शॉर्टर यहाँ पे हो रहा है, सबसे शॉर्ट यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ये सबसे नियरेस्ट है, यहाँ से ही ये वाइब्रेशन शुरू हो रही है। तो 4 मीटर पर सेकेंड इन एओर्टा है, जो कि बिगेस्ट आर्टरी है हमारी बॉडी की। फिर ग्रेटेस्ट आर्टरी में आते हैं तो वो 8 हो जाता है, जब उसमें स्मॉल आर्टरी में आते हैं तो 16 है। तो ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। जो सबसे पहले जो एओर्टा आ रहा है, तो वहां पे सबसे छोटा डिस्टेंस है, इसलिए वहां पे 4 मीटर है। उससे थोड़ा दूर जाते हैं आप ग्रेटेस्ट आर्टरी में, तो वहां पे 8 हो जाता है। उससे आगे आप नीचे स्मॉल आर्टरी में चाहते थे, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, अब हार्ट से उसका डिस्टेंस पीछे आगे की तरफ निकल गया, तो इसलिए वहां पे 16 हो गया। तो इसका ये लॉजिक है कि ये डिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है आपका। तो उसके बाद फिर रेडियल पल्स की बात की जा रही थी। रेडियल पल्स जो है वो 0.1 सेकेंड्स आफ्टर द हार्ट बीट हम महसूस कर सकते हैं। रेडियल पल्स वो होती है जो हम अपनी रिस्ट पे लेते हैं, जब डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं, वहां पे हमारे वो पल्स चेक करता है, वो है आपकी रेडियल पल्स। बेसिकली यहाँ पे 9 पल्स पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, बट इस बुक में जो है हमारे सिर्फ 5 दिए गए हैं, तो हम 5 पे ही फोकस करेंगे। यहाँ पे हम जो है अपनी आर्टरीज, क्योंकि हमारी बॉडी पे थोड़ी सी डिस्टिंक्ट वे में आपको नजर आ रही है, तो वहां पे आप हाथ रख के अपने पल्स को फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर कहाँ पे आप पल्स चेक कर सकते हैं, इस पैराग्राफ में वहां बताया जा रहा है कि रेडियल पल्स आपको रिस्ट पे मिलती है, वहां पे आप पल्स चेक कर सकते हैं अपनी। फेमोरल पल्स है आपके मिड इंजुनल पॉइंट, जो आपका पेल्विक रीजन, जो आपका ये ट्रंक रीजन, मतलब लेग्स एंड पेल्विक जहाँ पे मीट होता है, वो मिड इंजुनल पॉइंट होता है। कैरोटिड पल्स आपके नेट पे आती है। डॉर्सल स्पीडिस आपके टॉप ऑफ फुट आती है। ये 4 जगह यहाँ पे बताई गई है, 3 4, हाँ 4 पल्सेस हैं जो यहाँ पे बताई गई हैं। तो ये 4 पल्स पॉइंट्स हमें याद रखने हैं कि हमें कहाँ मिलती है।
और इसमें से हम सबसे पहले रेडियल पल्स को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पल्स बहुत क्लियरली महसूस की जा सकती है, और यहाँ पे हर बंदे की आप पल्स चेक कर सकते, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। किसी और के लिए आप किसी भी पॉइंट पे आप पल्स नहीं चेक कर सकते, बिकॉज वहाँ पे थोड़ी सी हिचकिचाहट हो सकती है लोगों को। इवन नेट पे भी हर बंदा पल्स नहीं चेक करवा सकता अपनी, उनको शायद ठीक ना लगे। तो इसलिए हम रेडियल पल्स को प्रेफर करते हैं, और कोई रीजन नहीं है रेडियल पल्स की प्रेफरेंस का, ओनली दिस दी ओनली रीजन। फिर हम पल्स रेट पे आते हैं। तो पल्स रेट और हार्ट रेट में क्या फर्क पड़ता है? हार्ट रेट बेसिकली वो है कि आपका हार्ट 1 मिनट में कितने बार बीट कर रहा है, दैट इज योर हार्ट रेट। तो वो भी 72 प्लस माइनस 5 पर मिनट होगा, और पल्स रेट भी वही है, क्योंकि पल्स रेट हमने क्या समझाया उसको, द नंबर ऑफ टाइम्स योर आर्टरीज एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट इन अ मिनट ड्यू टू हार्ट बीटिंग। ये है आपका पल्स रेट, कि आपका हार्ट कितनी 1 मिनट में कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है 1 मिनट में ड्यू टू योर हार्ट बीटिंग। वो है आपका पल्स रेट, और दोनों जनरली सेम होते हैं। नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के लिए हार्ट रेट और पल्स रेट सेम होता है, बट कई बार ये पल्स रेट जो है लो भी हो जाता है, कई बार ये पल्स रेट आपकी हार्ट बीट से तेज भी हो जाता है। तो वो भी कंडीशंस होती हैं, मेडिकल कंडीशंस होती हैं, वो हम अभी आगे समझेंगे। सो हम पल्स रेट शुरू करते हैं। तो पल्स रेट जो आपका यहाँ पे है 72 प्लस माइनस 5 पर मिनट दिया गया है। आपका हार्ट रेट भी यही बनता है इन नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल। और अगर पल्स रेट हाई हो जाता है, अगर इससे बढ़ जाता है, दैट इज अगर आपका पल्स रेट अबव 100 बीट्स पर मिनट है, तो उसको टैकीकार्डिया कहते हैं। टैकीकार्डिया मतलब नॉर्मल, हायर देन नॉर्मल पल्स रेट। यहाँ पे आपका हार्ट बहुत जल्दी जल्दी बीट कर रहा है, 100 बीट्स पर मिनट दे रहा है, तो इसलिए उसको टैकीकार्डिया कहा जाता है। अब अगर यही हार्ट बीट अगर लोअर देन नॉर्मल हो जाती है, अगर लोअर देन नॉर्मल हार्ट बीट हो जाती है, तो उसको ब्रैडीकार्डिया कहते हैं, जो कि ऑपोजिट कंडीशन है। और इसको हम तब मानते हैं ब्रैडीकार्डिया जब ये बिलो 60 बीट्स पर मिनट हो जाती है। बिलो 60 बीट्स पर मिनट ब्रैडीकार्डिया, और अबव 100 बीट्स पर मिनट जो है टैकीकार्डिया। और नॉर्मल हार्ट रेट जो है आपका 72 प्लस माइनस 5 पर मिनट है। अब ये तीन चीजें आपको क्लियर हो गई, तो अब हम पल्स डेफिसिट पे जाएंगे। इफ पल्स रेट इज लेस देन हार्ट बीट, इट इज नोन एज पल्स डेफिसिट। कि कई बार ऐसे होता है कि पल्स डेफिसिट यहाँ पे पल्सेस आपकी कम है और हार्ट बीट आपकी ज्यादा है, तो उसमें ये इसका मतलब ये लगाया जाता है, ये तब होता है जब आपके एओर्टा में कोई प्रॉब्लम हो। अगर आपके एओर्टा में कोई ब्लॉकेज आ जाती है, तो उस टाइम पे जो है, क्योंकि हार्ट ब्लड नहीं पंप कर पा रहा, अगर वो ब्लड नहीं पंप कर पा रहा, तो आर्टरी में वो ब्लड नहीं जाएगा, और ब्लड नहीं जाएगा तो पल्स जो है धीरे हो जाती है। ब्लड जाता है बट उसकी स्पीड घट जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम जो है वो घट जाती है। तो उस टाइम पे जो है होता है, पल्स जो है लेस होती है और हार्ट बीट ज्यादा होती है, तो उस केस में जो है ये पल्स डेफिसिट कहलाया जाता है। फिर यहाँ पे साइनस एरिथमिया की बात की जा रही है। एरिथमिया होता है, एरिथमिया कहीं पे भी आएगा तो वो होता है इरेगुलर हार्ट बीट। और साइनस एरिथमिया इसलिए है क्योंकि ये ऐसे नोड से रिलेटेड है। यहाँ पे आपका ऐसे नोड जो है ठीक से काम नहीं कर रहा, तो इस केस में जो है इसको साइनस एरिथमिया कहा जाता है। इस केस में क्या होता है कि जनरली कहा जाता है, जब आप सांस लेते हैं तो आप डीप, व्हेन यू ब्रीथ इन यू ब्रीथ डीपली, एंड व्हेन यू एक्सहेल शैलो। ये वाला लॉजिक इसमें लगाया जा रहा है कि जब आपने सांस ली तो आपने बहुत गहरी अच्छे से सांस ली, तो उस टाइम पे आपका जो हार्ट बीट होगा वो हाई होगा, आपका पल्स रेट हाई होगा। पर जब आप एक्सहेल करेंगे, क्योंकि आप शैलो वे में उसको एक्सहेल कर रहे हैं, इतनी गहराई नहीं है आपकी एक्सहेलेशन में, तो उस टाइम पे आपकी हार्ट बीट और पल्स रेट दोनों कंपैरेटिवली स्लो होती है, लो होती हैं आपके इनहेलेशन से। तो इसी को हम कहते हैं साइनस इरिथमिया। जब आपकी इनहेलेशन में जो है आपकी हार्ट बीट और पल्स रेट हाई होती है, और एक्सहेलेशन में आपका हार्ट बीट और पल्स रेट लो होता है, तो हम उसको साइनस इरिथमिया कहते हैं। जनरली इसको नॉर्मल माना जाता है, इट इज नॉट एग्जैक्टली अ मेडिकल कंडीशन, बट कई केसेस में इसको अब नॉर्मल भी हो जाता है बिकॉज ऑफ अदर डिजीजेस दैट वन हैज। फिर टैकीकार्डिया क्यों होता है, ये उसके रीजंस यहाँ पे दिए गए हैं कि अगर आपको इमोशनल कंडीशन से, अगर आप बहुत एक्साइटेड है, अगर आप एक्साइटमेंट आपको पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आप डर के मारे एक्साइटेड हो रहे हैं, आपकी हार्ट बीट तेज हो रही है, आपने कुछ देख लिया है, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप डर रहे हैं, तो आपका हार्ट बीट तेज हो जाती है, उस केस में टैकीकार्डिया हो जाता है। आपने स्टेयर्स क्लाइंब की है, उस केस में आपका हार्ट बीट बढ़ जाती है। फिर यहाँ पे एट्रियल फ्लटर की बात की गई है, तो एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन ये दो टर्म्स हैं जो आप समझ लीजिए। एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन ये आपके अपर चेंबर्स ऑफ हार्ट से रिलेटेड हैं, और दोनों में ये फर्क है कि यहाँ पे सिर्फ हार्ट बीट का फर्क आता है। एट्रियल फ्लटर में जो है एट्रियम बहुत जल्दी जल्दी बीट कर रहे हैं आपके, बट वहां पे वो बीटिंग जो है रेगुलर है, इरिदमिक नहीं है। जितने टाइम पे उसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए एट्रिया, उसी टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और एट्रियल फिब्रिलेशन में ये एट्रिया बीट कर रहा है इरेगुलरली, बट वो बहुत क्योटिक मैनर में है, बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है।
इससे पहले कि उसकी पिछली कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो उससे पहले ही वो दूसरी कॉन्ट्रैक्शन ले रहा है, तो उसमें जो है टाइम ड्यूरेशन जो है कॉन्ट्रैक्शन में बहुत कम हो जाता है। तो ये बहुत कियोटिक मैनर में जो है इसको हम फिब्रिलेशन को मानते हैं। एट्रियल फ्लटर में वो बीट फास्ट कर रहा है बट वो रेगुलर इंटरवल पे कर रहा है, और एट्रियल फिब्रिलेशन में इरेगुलर बीटिंग कर रहा है और कियोटिक मैनर में बीटिंग कर रहा है आपके अपर चेंबर्स में। तो ये फर्क है दोनों एट्रियल फ्लटर एंड एट्रियल फिब्रिलेशन में। एट्रियल फ्लटर को हम कहेंगे, अगर मैं डेफिनेशन कहूँ उसकी, एट्रियम बीट वेरी फास्ट एट रेगुलर इंटरवल्स, और एट्रियल फिब्रिलेशन की डेफिनेशन है एट्रियम बीट इरेगुलरली इन अ कियोटिक मैनर। और हाई फीवर में हार्ट बीट तेज हो जाती है। फिर टॉक्सिक एडिनोमा जो है, इट इज लाइक अ लंप जो आपके थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है, कहीं पे भी आपको एक लंप हो जाता है तो बेसिकली वो टॉक्सिक एडिनोमा को माना जाता है। फिर ब्रैडिकार्डिया की यहाँ पे बात की गई है कि वो जब फिजियोलॉजिकली आप डिप्रेस हो जाते हैं या ट्रेंड एथलीट्स में जो है वो हार्ट बीट लेस हो जाती है, बिलो 60 बीट्स पर मिनट चली जाती है, तो उसके कॉजेज हैं जैसे मेनिंजाइटिस हो गया। आपको मेनिंजाइटिस होती है आपकी ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रेन के आसपास और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास जो मेनिंजेस हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है। सेरेब्रल एब्सेस है जिसमें आपके ब्रेन में जो है पस कलेक्ट हो जाती है किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो ये ब्रैडिकार्डिया का, जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है आपकी जो क्रेनियल नर्व्स पे या आपकी हेड की नर्व्स पे जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से ब्रैडिकार्डिया हो जाता है। फिर फीवर में भी पल्स रेट आपका 10 इंक्रीज करता है बाय 10 पर मिनट पर डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे एक्सेप्शन है टाइफाइड फीवर का, जिसमें पल्स रेट जो है इंक्रीज लेस होता है इन कंपैरिजन टू बॉडी टेम्परेचर। मतलब आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होगा और आपका पल्स रेट उसके कंपैरेटिवली कम होगा, तो ये आपको, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ अ ब्रैडिकार्डिया, ये एक्सेप्शन है फीवर में। फिर पल्स की जब हम बात करते हैं तो हमें पल्स रेट के साथ साथ पल्स की रिदम को भी समझना है, और फिर पल्स कितने टाइप की होती है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट हम समझेंगे रिदम। तो रिदम की जब हम बात करते हैं तो 0.8 सेकंड्स पे ही पल्स आती है, बिकॉज हमारी एक हार्ट बीट जो सिस्टोल और डायस्टोल थी, हमने कल पढ़ा था सिस्टोल प्लस डायस्टोल इज इक्वल टू 1 कार्डियक साइकिल। तो आपकी जो कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड्स में ड्यूटी कंप्लीट हो रही है, तो 0.8 सेकंड्स के बाद ही आपको जो है ये हार्ट पल्स रेट जो है महसूस किया जाता है, और इसको हम रेगुलर मानते हैं। रेगुलर है, नॉर्मल है और हेल्दी है ये। बट इन केस ऑफ टैटिकार्डिया और ब्रैडिकार्डिया जो है ये इरेगुलर होगी। टैटिकार्डिया भी हमने समझा है पहले और ब्रैडिकार्डिया भी अभी हमने समझ लिया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट ये एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन की जो बात हो रही है कि यहाँ पे जो है पल्स हमेशा इरेगुलर रहेगी, कि एट्रियल फ्लटर में जो है वो इरेगुलर रहेगी और फिब्रिलेशन वो कियोटिक रहेगी। फिर एक्स्ट्रा सिस्टोल की यहाँ पे बात की गई है। एक्स्ट्रा सिस्टोल जिसको हम प्रीमेच्योर बीट भी कहते हैं, इट मीन्स अ टाइम बिफोर पल्स। बेसिकली आपने वेंट्रिकल से रिलेट करती है, जो हमारे लोअर चेंबर्स ऑफ हार्ट हैं वहां पे जो है कॉन्ट्रैक्शन पहले हो रही है, तो उसकी वजह से जो है ये एक्स्ट्रा सिस्टोल हो जाता है। प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्ट कर देता है आपका हार्ट बिफोर द नॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट, और इसकी वजह से जो एक इम्पल्स जनरेट होती है उसको हम एक्स्ट्रा सिस्टोल कहते हैं या एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। आपकी एट्रियम से नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट किया, जब वो एट्रियम से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए जो वाइब्रेशन आपकी वेंट्रिकल्स में आती है, तो वहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्शन के आने से पहले एक और कॉन्ट्रैक्शन किसी और इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से वो वेंट्रिकल्स में आती है, तो वेंट्रिकल पहले कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और उसके बाद फिर जो एट्रियम से उसको कॉन्ट्रैक्शन आ रही है तो फिर वो दोबारा फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो उसकी वजह से जो है ये 2 बार कॉन्ट्रैक्शन होती है हमारे वेंट्रिकल्स में, और इसी को हम एक्स्ट्रा सिस्टोल कहते हैं। सिर्फ वेंट्रिकल्स में होती है, और इसको हम टाइम बिफोर पल्स कहते हैं, बिफोर टाइम पल्स। इसकी जो फर्स्ट बीट होती है वो इरेगुलर होती है क्योंकि वो एक्स्ट्रा सिस्टोल है, बट जो नेक्स्ट बीट जो आती है उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन आती है उसके अंदर वो नॉर्मल होती है। ये फर्क होता है उसमें। सो द इंटरवल यहाँ पे लिखा हुआ, इंटरवल बिटवीन द प्रीमेच्योर बीट एंड द नेक्स्ट नॉर्मल बीट विल बी लॉन्गर, क्योंकि वेंट्रिकल पहले कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद जो एट्रियम से उसको कॉन्ट्रैक्शन मिली, जो वाइब्रेशन मिली, वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो इसमें जो गैप आ जाता है वो गैप जो है लॉन्ग होता है। बट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सिस्टोल कॉजेज एट्रियल फिब्रिलेशन एंड एट्रियल फ्लटर। इसकी वजह से जो है क्योंकि वेंट्रिकल्स में ही आपकी ये हार्ट बीट एंड हो रही है, तो जब ये दोबारा जब पी वेव जो जनरेट होगी, यहाँ से आपका टी वेव हो रहा खत्म, तो टी वेव के बाद जो नेक्स्ट आपकी पी वेव बनेगी उसमें जो है वो इरेगुलरिटी आ जाएगी, आपकी एट्रियम्स पे भी इसका फर्क पड़ेगा।
तो उसकी वजह से वो एट्रियल फ्लटर भी हो सकता है कि मतलब एट्रियल या तो बहुत जल्दी बीट करेंगे बट रेगुलर इंटरवल पे बीट करेंगे, और या फिर एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाएगा कि आपके एट्रियम जो है बीट करेंगे बट वो इतने इरेगुलर हो जाएंगे कि वो बहुत क्योटेड मैनर में बीट करेंगे। तो ये 2 सिचुएशंस उसकी वजह से आ सकती हैं। और ये तब होता है जब आपके लिमिटेड हार्ट डिजीज होता है या इस्चेमिक हार्ट डिजीज या फिर थायरोटॉक्सिकोसिस, इन 3 डिजीजेस के केस में जो है ये प्रॉब्लम आपको फेस की जाती है जब आपके वेंट्रिकल्स जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके एट्रियल्स पे भी फर्क पड़ता है। अब हम पल्स के कैरेक्टर को समझते हैं। When the pulse per volume remains equal and full, it acknowledges its character or no variation. जब एक नॉर्मल पल्स की बात हो रही है तो उसका क्या कैरेक्टर होता है, हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक नॉर्मल पल्स कितने तरह की होती है? तो एक तो होती है थिन थ्रेडी पल्स। आपने रेडियल नर्व पे अपना यहाँ पे हाथ रखा और आपको महसूस हुआ कि पल्स बहुत पतली चल रही है और बहुत माइन्यूटली चल रही है, बहुत धीरे से आपको पता चल रही है, बहुत उसको आपको सुनना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है। तो उसके क्या कॉजेज हैं, वो थिन थ्रेडी पल्स कहलाती है। तो ये है, इट इज ड्यू टू वेसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ पेरिफेरल आर्टरियोल। वेसोकंस्ट्रिक्शन मतलब उसकी जो है ल्यूमन जो है घट गया है। आर्टरीज का जो ल्यूमन है मतलब जो उसका डायमीटर है आर्टरीज का, आर्टरीज एओर्टा है सबसे बिगेस्ट आर्टरी, उसके बाद उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, उन छोटी छोटी ब्रांचेस को हम आर्टरियोल कहते हैं और उसको पेरिफेरल आर्टरियोल कहा जाता है। तो एक बड़ी आर्टरी के जो आगे छोटे छोटे आर्टरियोल्स होते हैं उनको हम आर्टरियोल्स कहते हैं। तो उसमें जब उसका डायमीटर घट जाता है जिसकी वजह से ब्लड जो है उसमें कम जाना शुरू करता है, तो उसकी वजह से हम उसको थिन थ्रेडी पल्स कहते हैं कि आपका ब्लड जो है पूरी तरह से आर्टरीज में और आने वाली आर्टरियोल्स में नहीं पहुंच पा रहा। तो ये किस वजह से होता है, या तो आपको ठंड लग गई है ज्यादा, उसकी वजह से वहां पे सिकुड़ गया वो पेरिफेरल आर्टरियोल, उसकी वजह से आपको ये थिन थ्रेडी पल्स आ रही है, या आप एंजाइटी में हैं, आप बहुत डरे हुए हैं, आपको कोई शॉक लग गया है, उसकी वजह से मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल हमने पढ़ा था मिट्रल वाल्व, उस अगर वाल्व में स्टेनोसिस है मतलब स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग, उस मिट्रल वाल्व में उसकी नैरो हो गई है, बाइकस्पिड वाल्व को हम मिट्रल वाल्व कहते हैं। तो जब उस बाइकस्पिड वाल्व की ल्यूमन में या डायमीटर में नैरो हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है, तो ये तब प्रॉब्लम आती है। और या फिर शॉर्ट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हमने कल 3 लेयर्स पढ़ी थी हार्ट की, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो उनमें से एक लेयर आपकी मायोकार्डियम थी, उसके टिश्यू जब मर जाते हैं जिसकी वजह से हार्ट में पूरी ब्लड की सप्लाई नहीं आती हार्ट की लेयर्स में, वो हार्ट की वॉल्स में, तो उस टाइम भी जो है ये थिन थ्रेडी पल्स हो जाती है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब ये होता है। फिर दूसरी तरह की पल्स जो होती है फुल बाउंडिंग पल्स है, मतलब आपकी पल्स बहुत तेज तेज चल रही है और बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत मतलब उसका प्रेशर ज्यादा है, उसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। ये तब होता है जब व्हेन कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ वेसोडाइलेशन ऑफ पेरिफेरल आर्टरियोल। अब यहाँ पे कार्डियक आउटपुट वो होता है जब कार्डियक आउटपुट को हम उस पे उस इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जब आपका ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला और एओर्टा में गया, तो कितना ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा में भेज रहा है, उस वॉल्यूम ऑफ ब्लड को जो है कार्डियक आउटपुट कहा जाता है, कि आपकी बॉडी में कितना ब्लड आपका जा रहा है, उसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। जब ये ब्लड इंक्रीज हो जाता है आपकी बॉडी में, हार्ट से जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, वो जब ब्लड इंक्रीज हो गया, तो उसको हम वेसोडाइलेशन ऑफ पेरिफेरल आर्टेरियोल कह रहे हैं। वेसोडाइलेशन मतलब आपका वेसल्स का जो ब्लड वेसल्स हैं, जो पेरिफेरल आर्टेरियल्स हैं, हमने अभी पढ़े थे आर्टरीज के छोटे छोटे जो आगे जो ब्रांचेस बनती हैं उसको आर्टेरियल कहते हैं। तो जब उसका डायमीटर बढ़ जाता है तब जो है ब्लड बहुत जल्दी आगे जाता है, तो उसकी वजह से पल्स भी आपकी ज्यादा चलती है और तेज तेज चलती है, तो वो फुल बाउंडिंग पल्स कहलाती है। इसका ऑपोजिट जो था आपका थिन थ्रेडी पल्स था, वहां पे डायमीटर घट रहा था और यहाँ पे डायमीटर बढ़ रहा है। उसके बाद हम प्लेटो पल्स में आते हैं। अच्छा, इसमें नीचे फिर हाइपरकाइनेटिक सर्कुलेटरी स्टेट भी लिखा गया है फुल बाउंडिंग पल्स में। एक्सरसाइज के ड्यूरिंग, आपकी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, लेडीज की प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, फीवर हो गया, एनीमिया हो गया, और थायरोटॉक्सिकोसिस है जब आपका T3 और T4 का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो वो टॉक्सिक कर देता है आपके ब्लड को। तो ये थायरोटॉक्सिकोसिस का वो डेफिनेशन है। तो इन सब केसेस में जो है पल्स जो है आपकी बढ़ जाती है बॉडी में, तो वो बहुत आपको प्रोमिनेंटली समझ में आती है। जब आप हाथ रखेंगे रेडियल पल्स पे, तो आपको बहुत प्रोमिनेंटली आपको अपनी पल्स महसूस होगी। फिर प्लेटो पल्स की बात करते हैं। जब समिट ऑफ द पल्स वेव हैज अ लॉन्गर ड्यूरेशन, दैट इज वेंट्रल सिस्टोल इज मोर सस्टेन्ड। वेंट्रिकल सिस्टोल हमने कल पढ़ा था, वो टी वेव है आपकी, ST सेगमेंट के बाद जो टी वेव आपका आ रहा है वो आपका वेंट्रिकल सिस्टोल वहां पे है। तो यहाँ पे जो है
ये समिट ऑफ द पल्स वेव हैज अ लॉन्गर ड्यूरेशन। जो फ्लैट लाइन हमने कल समझी थी, जो एसटी सेगमेंट की हमने फ्लैट लाइन समझी थी, तो वो जो उसका समिट है, जो उसकी ड्यूरेशन है, वो बढ़ जाती है। वो जो प्लेन है, आइसो इलेक्ट्रिक बेस लाइन जो हमने कल पढ़ी थी, वो ज़्यादा ड्यूरेशन की हो जाती है। तो उस केस में जो है इसको हम प्लेटो पल्स लेते हैं। यहाँ पे वेंट्रिकल जो है मतलब रिलैक्स स्टेट में है ज़्यादा देर के लिए। और ये होता है एओर्टिक स्टेनोसिस के केस में। जब एओर्टा में कुछ कमी आ जाती है, एओर्टा नैरो हो जाता है, तो उसको एओर्टिक स्टेनोसिस कहा जाता है। तो उस केस में जो है ये प्लेटो पल्स आ जाती है। फिर कोलैप्सिंग पल्स या वाटर हैमर पल्स की बात हो रही है। यहाँ पे समिट ऑफ द पल्स वेव हैज अ शॉर्टर ड्यूरेशन। तो जो हमारा टी वेव हमने पढ़ा था, उसकी जो है ड्यूरेशन शॉर्ट हो रही है। प्लेटो पल्स में वो उसकी लॉन्ग ड्यूरेशन हो रही थी, और कोलैप्सिंग पल्स में शॉर्ट ड्यूरेशन है। इसको हम सिंपल वर्ड में समझेंगे तो ये फोर्सफुल पल्स दैट रैपिडली इंक्रीजेस एंड देन एब्रप्टली फॉल्स। एकदम से पल्स आपकी बढ़ती है और फिर एकदम से ही वो गिर जाती है, तभी उसको हम कोलैप्सिंग पल्स या वाटर हैमर पल्स करते हैं। तो इस केस में डायस्टोलिक प्रेशर जो है मच लो है। डायस्टोलिक प्रेशर जो हार्ट का जो रिलैक्सेशन का जो प्रेशर है वो काफ़ी लो हो जाता है, और ये होता है एओर्टिक रीगर्जिटेशन के टाइम पे, या एट्रियोवेनस फिस्टुला, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, फीवर में, एनीमिया में और थायरोटॉक्सिकोसिस में। इन केसेस में जो है पल्स एकदम से बढ़ती है और एकदम से घट जाती है, तो उसको हम कोलैप्सिंग पल्स कहते हैं। तो ये हमने 4 तरह की पल्सेस पढ़ी, किस तरह की होती हैं। अब उसके बाद हम वॉल्यूम पे आते हैं। वॉल्यूम जो है लिक्विड की मेजरमेंट जब भी हम करते हैं तो उसको हम वॉल्यूम बताते हैं। तो यहाँ पे ब्लड की बात हो रही है, ऑब्वियसली ब्लड लिक्विड है, तो इसलिए हम वॉल्यूम को समझेंगे कि कितनी वॉल्यूम है आपकी हर पल्स साइट पे। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जनरली द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज द ब्लड शेयर इन कार्डियक आउटपुट टू ईच एक्सट्रीमिटी, सो वन शुड कंपेयर बाय असेसिंग रेडियल, फेमोरल एंड कैरोटिड पल्स। तो यहाँ पे ऑथर ये कहना चाह रहा है कि जो कार्डियक आउटपुट के टाइम पे, मतलब कार्डियक आउटपुट मतलब जब आपका ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जा रहा है, तो उस टाइम कितना ब्लड आपके हार्ट से निकल के पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। तो वो जितना भी पल्स साइड्स हैं, रेडियल साइड है, फेमोरल साइड है, कैरोटिड पल्स है, तो यहाँ पे जो है हर पल्स साइड पे वो ब्लड इक्वल होना चाहिए और सेम होना चाहिए। यहाँ पे यही वो समझाया जा रहा है कि ब्लड शेयर जो है वो सेम होना चाहिए। फिजियोलॉजिकली बोथ एक्सट्रीमिटीज विल हैव वॉल्यूम नॉर्मल एंड इक्वल। तो वॉल्यूम यहाँ पे नॉर्मल और इक्वल होगा हर पल्स साइड पे। फिर यहाँ पे इंस्पिरेटरी इनहेलेशन की बात की जा रही है। इंस्पिरेटरी फेस मतलब इनहेलेशन। तो इनहेलेशन के टाइम पे ये वॉल्यूम जनरली इंक्रीज हो जाता है, और एक्सहेलेशन के टाइम पे जनरली वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाता है। ये हमने अभी साइनस एरिथमिया में भी पढ़ा था। So the patient should be suggested to take slow deep breaths while the pulse volume assessed। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहते हैं हमें लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, बार बार हमें यही समझाता है। तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें पल्स को अच्छी तरह से महसूस करना है, क्योंकि पल्स रेट जो है बढ़ना चाहिए आपके इनहेलेशन पे, और एक्सहेलेशन पे वो घटना चाहिए। तो उसी को अच्छी तरह से समझने के लिए ही वो ये बता रहे हैं कि जो है आपकी इंस्पिरेटरी फेज में वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, ब्लड वॉल्यूम, और एक्सपिरेटरी फेज पे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। फिर 2 तरह की इसमें वॉल्यूम के कुछ मतलब पैराडॉक्सिकल सिचुएशंस हैं जो ऑपोजिट हैं यहाँ पे, कि जनरली तो ये माना जाता है कि इंस्पिरेशन में पल्स वॉल्यूम और हार्ट रेट, और पल्स रेट जो है, हार्ट रेट, पल्स रेट और ब्लड वॉल्यूम, ये 3 चीज़ें जो है इंक्रीज होती हैं। और जब आप एक्सहेल करते हैं, जब आप श्वास छोड़ते हैं, तो आपका हार्ट रेट, आपका पल्स रेट और आपका ब्लड वॉल्यूम जो है डिक्रीज होना चाहिए। अब इसकी ऑपोजिट जब होता है तो उसको हम पल्स पैराडॉक्सिस कहते हैं। When pulse volume increases in expiratory phase and decreases in inspiratory phase, it may be in pure thoracic breathing। यहाँ पे यही वो बता रहा है कि जब आपकी इनहेलेशन में जो पल्स रेट और हार्ट रेट इंक्रीज होना चाहिए था, वो इंक्रीज ना होके वो डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है एक्सहेलेशन में, और इनहेलेशन में उल्टा ये डिक्रीज हो रहा है, उल्टा चल रहा है। इनहेलेशन में डिक्रीज हो रहा है और एक्सहेलेशन में इंक्रीज हो रहा है, तो ये बिल्कुल उल्टा आ गया। तो ये इसलिए हम इसको पल्सेस पैराडॉक्सिस कहते हैं। पैराडॉक्स मतलब उल्टा। सो पल्स पैराडॉक्सिस है, और ये थोरैसिक ब्रीदिंग में होता है। अदरवाइज ये बताता है आपको पेरिकार्डियल एफ्यूजन। जब आपकी पेरिकार्डियम, जो हमने कल समझा था कि पेरिकार्डियम क्या था, जिसमें हार्ट को मतलब इट इज दैट कवरिंग दैट इज होल्डिंग योर हार्ट इन प्लेस। पेरिकार्डियम वो चीज है, मैं हिंदी में इतना प्रॉपर नहीं बोल पाऊंगी, सॉरी, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। ये आपके हार्ट को एनक्लोज करता है और उसको हार्ट को उसकी जगह पे रखता है। तो ये पेरिकार्डियम था। तो जब इस पेरिकार्डियम में पानी भर जाता है तो उसको हम पेरिकार्डियल एफ्यूजन कहते हैं। इस केस में जो है एक्सहेलेशन के टाइम पे आपके हार्ट रेट, पल्स रेट, ब्लड वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाता है, और इनहेलेशन के टाइम पे घट जाता है, जब यहाँ पे पेरिकार्डियम में पानी भर गया। और जब ये ट्रांसक्रिप्टिव पेरिकार्डाइटिस,
कि पेरिकार्डियम में कोई इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वो पेरिकार्डियम, उसकी वो कवरिंग कम पड़ जाती है हार्ट के लिए, तो उस केस में भी ये पल्स पैराडॉक्सिस हो जाता है। तो ये 2 सिचुएशंस हैं। फिर है पल्सेस अल्टरनेंस। अल्टरनेंस को आप अल्टरनेटिव के नाम से आप समझ सकते हैं कि एक पल्स वॉल्यूम जो है नॉर्मल आ रही है, एक और उसके बाद जो है एबनॉर्मल आ रही है, तो ये अल्टरनेटिव चल रही है पल्स। तो पल्सेस अल्टरनेंस इसका यही मतलब है, वन पल्स वॉल्यूम इज नॉर्मल एंड द अदर इज एबनॉर्मल, फॉर एग्जांपल डिफेक्टिव मायोकार्डियम इन मायोकार्डियल डिजीजेस। तो ये जितने भी पल्स में जो एबनॉर्मेलिटी आ रही है, ये हार्ट की कवरिंग से आ रही है। पहली जो प्रॉब्लम आ रही थी वो पेरिकार्डियम की वजह से आ रही थी, जो कि हार्ट को कवर करके उसको उसकी जगह में रख रहा है, और दूसरी जो पल्स में प्रॉब्लम आ रही है वो मायोकार्डियम से आ रही है, जो हार्ट की एक वॉल है। तो जब उस हार्ट की वॉल में जो है प्रॉब्लम आ जाती है, तो एक पल्स वॉल्यूम नॉर्मल आती है और दूसरी एबनॉर्मल आती है, तो उस केस में जो है ये पल्सेस अल्टरनेंस हो जाता है। फिर हम ट्रेडिशन ऑफ आर्टरियल वॉल को समझते हैं कि आर्टरी जनरली और नॉर्मल जो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। सॉफ्ट होगी, फ्लेक्सिबल होगी, तभी आप वो ब्लड को पूरी तरह से अपनी बॉडी में सर्कुलेट कर पाएगी। तो उसका सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। और बट इन केस ऑफ इसमें कुछ डिजीजेस होते हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है और एक पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा होते हैं। इसमें 2 डिजीजेस होती हैं जिसमें ये आपकी आर्टरियल वॉल जो है सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल ना होके स्टिफ हो जाती है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जब होता है तो जो आर्टरी की वॉल है वो हार्ड और रिजिड हो जाती है, जिसकी वजह से उसका जो डायमीटर है आर्टरी का वो घट जाता है, तो उसमें कम ब्लड जा पाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड सप्लाई, आपकी पल्स रेट, आपकी ब्रीदिंग, आपका मतलब ये सब इफेक्ट हो जाता है। आपकी ब्रेन पे भी असर आता है, बिकॉज ऑक्सीजन डेफिनेटली कम पहुंच रहा है, तो आपको उससे भी कुछ रिलेटेड डिसीजेज हो जाती हैं। और पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, नोडोसा मतलब नोड्स होना, नोड्स मतलब ग्रैन्यूल्स होना। तो इसमें जो आर्टरीज की जो वॉल्स हैं उसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हो जाते हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे दाने वहाँ पे बन जाते हैं। तो एक ये एबनॉर्मेलिटी है जो आर्टरियल वॉल्स में आपको पाई जाती है। हाँ जी, आप हैंड रेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है बताइए। तो तीसरा कोई क्वेश्चन है? 2 हैंड रेस हुए पड़े हैं यहाँ पे। ये जो अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं किताब से पढ़ रही है, नहीं, वो हमें तो मिलान पूरा सही से हो नहीं रहा। सॉरी, दोबारा बोलिए सर, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। अंग्रेजी की किताब में से पढ़ रहे हैं आप, और हमारे पे जी। हिंदी की हाँ सर, मैं क्या हमारी करूँ, सर मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, बट मैं इंग्लिश मीडियम की हूँ ना सर, तो इसलिए मतलब मटेरियल सेम है सर, चाहे वो हिंदी की बुक है चाहे इंग्लिश की बुक है, मैं उसको पढ़ के आपको हिंदी में ही समझा रही हूँ सर, कि इंग्लिश में जो लिखा गया है उसको सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ सर। हाँ, तो वो हमारी किताब से मैच नहीं कर रहा है ना, तो थोड़ा सा इसलिए दिक्कत आ रही है समझने में तो अच्छा, तो सर फिर उसका ये है कि आप मुझे वो शेयर कर दीजिए हिंदी का, तो मैं उसको जितना हो पाएगा मेरे से सर मैं कर दूंगी। सर दोबारा शुरू करूँ क्या? नहीं नहीं, ठीक 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 है। वो ऐसा वो पॉइंट है ना, जब हाँ वीडियो जी, को सुनेंगे तो अपना वो क्लियर हो जाएगा। ओके ठीक है, कोई ठीक है। चिंता नहीं, आगे आगे कंटिन्यू। सर एक हैंड रेज और भी है, कोई और भी डाउट है क्या सर? नहीं नहीं, वो है नहीं, बाई द वे गलती से हो जाता है, आप चिंता मत करो, गलती ठीक है से। सर। हम लोग मालूम नहीं ना, बहुत से हैंड रेज हम ही कर देंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा कि हमारा हैंड रेज है। ठीक है, वो ऐसे ओके हैंड सर। रेज, ठीक है हम सर। उसको छू दे रहे हैं कि कहीं गड़बड़ हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब जी। हम टारगेट आउटपुट पे आते हैं। तो टारगेट आउटपुट जो है, टारगेट आउटपुट, टारगेट मतलब हार्ट और आउटपुट मतलब हार्ट का आउटपुट। हार्ट का आउटपुट क्या है? ब्लड है। हार्ट से आपको ब्लड ही मिल रहा है, तो उसी को जब हम ब्लड की जो मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम टारगेट आउटपुट कहते हैं। और ये मेजरमेंट कहाँ हो रही है? आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जब आपका एओर्टा में जा रहा है, तो उसमें जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पर मिनट निकल रहा है उसको जो मेजरमेंट होती है वो टारगेट आउटपुट कहलाई जाती है। और ये आपकी हार्ट की मसल्स की एफिशिएंसी को बताता है कि आपने 5 लीटर ब्लड अगर आपका बॉडी में है तो क्या वो आगे 5 लीटर जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो ये आपकी हार्ट की मसल्स पे डिपेंड करता है। तो टारगेट आउटपुट ये कहा गया, इट इज वॉल्यूम ऑफ ब्लड पर मिनट पम्प्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल टू द एओर्टा। वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता हुआ आपके एओर्टा जो बिगेस्ट आर्टरी है, उसमें जो वॉल्यूम की जो क्वांटिटी ब्लड की क्वांटिटी है वो कितनी है, ये उसकी मेजरमेंट को हम टारगेट आउटपुट कहते हैं। और उसका एक फॉर्मूला है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट डिवाइडेड बाय पर मिनट इज इक्वल टू टारगेट आउटपुट पर मिनट। इसका मतलब कि 8 मिनट में आपके हार्ट से कितना ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता हुआ एओर्टा में जा रहा है और आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो 8 मिनट के जो हिसाब है उसको ये दर्शाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है
यहाँ पे इसका लिखा है वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच इज पम्प्ड बाय वेंट्रिकल टू द ग्रेट वेसल। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से है कि लेफ्ट वेंट्रिकल आपका एओर्टा में कितना ब्लड भेज रहा है, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। हार्ट रेट हमें पता है 72 ± 5 पर मिनट था, हमने अभी पढ़ा था। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला प्लस इनटू योर हार्ट रेट 72 ± 5 पर मिनट, उसको जब हम मिलाते हैं डिवाइड करते हैं बाय 60, तो उसका जो वॉल्यूम जो उसका नंबर निकलेगा दैट विल बी योर कार्डियक आउटपुट। 8 मिनट में कितना ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो है एओर्टा में पंप कर रहा है, उसका ये मेजरमेंट है। तो जनरली यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम जो है 70 ml लिखा गया है हमारे बुक में कि 70 ml ऑफ ब्लड जो है यहाँ से निकल रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 70 पर मिनट से, जो हमारा हार्ट रेट है। तो 70 इंटू 70 इज 4900 ml पर मिनट, दैट इज 5 लीटर ब्लड जो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ एओर्टा में जा रहा है, और अब वो 5 लीटर ब्लड आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, और दैट इज योर कार्डियक आउटपुट, आपकी हार्ट की आउटपुट इन टर्म्स ऑफ ब्लड पर मिनट। ये है आपका कार्डियक आउटपुट। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम जो है आपकी हार्ट की मसल्स पे डिपेंड करता है, जो कार्डियक मसल्स हमने कल पढ़ी थी क्या होती हैं, तो उसकी हेल्थ के ऊपर और उसकी एफिशिएंसी के ऊपर जो है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम जो है डिपेंड करता है। तो लेंथ स्ट्रेचिंग ऑफ हार्ट मसल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। तो जितनी हेल्दी आपकी कार्डियक मसल्स होंगी उतनी ही आपकी अच्छी कंट्रैक्शन होगी हार्ट में, उसकी वजह से जो है ये पूरा उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि हेल्थ अगर अच्छी है आपकी कार्डियक मसल की, तो आपका फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन हार्ट का अच्छा होगा। और यही अगर आपकी हार्ट की मसल्स में कोई प्रॉब्लम आ गया, हाइपरट्रोफी हो गया उसमें, तो आपकी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन घट गई, तो उसमें आपका पल्स जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो आना चाहिए बॉडी में, 5 लीटर ब्लड जो आपकी बॉडी में सर्कुलेट होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। तो ये सीधा डायरेक्ट इक्वेशन है उसका, यही वो लिखा जा रहा है आपकी बुक में। फिर आर्टरियल ब्लड प्रेशर की बात करें, जब हम बीपी की बात करते हैं तो हम बीपी से हमारा क्या मतलब है, अब यहाँ पे हम उस चीज को समझेंगे कि ब्लड का जो प्रेशर आपका ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता हुआ जो एओर्टा में गया, एओर्टा हमारी शरीर की बिगेस्ट आर्टरी है, तो उस बिगेस्ट आर्टरी में वो ब्लड का क्या प्रेशर है उसकी वॉल पे, जैसे ब्लड निकला आर्टरी में गया, आर्टरी की वॉल से वो टकराया, तो वो कितने प्रेशर से उस वॉल से टकराता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इट इज द प्रेशर ऑफ फ्लोइंग ब्लड एक्सर्टेड ऑन द लैटरल वॉल्स ऑफ द आर्टरी। यही वो कह रहा है कि जो ब्लड आपकी आर्टरी में गया उसकी वॉल से टकराया, जितनी फोर्स से वो टकराएगा उसको ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और इसका फॉर्मूला है कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट अभी हमने पढ़ा था कि हार्ट का जो आउटपुट है इन टर्म्स ऑफ ब्लड पर मिनट प्लस योर पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस ये है जो आपकी जो वॉल ने जो रेजिस्ट किया, ये नहीं कि ब्लड वहां पे गया तो वो उसने बिल्कुल उसको एक्सेप्ट किया, हर चीज रेजिस्ट करती है, तो उसके अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस है, उस वॉल्स आर्टरीज की वॉल्स में भी कुछ रेजिस्टेंस है जो उसको पुशन डाउन करती है ताकि और डिस्टर्बेंस ना हो बॉडी में, एक मिनिमम पैटर्न ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर चले उस हर चीज का, तो उसकी भी एक रेजिस्टेंस अप्लाई करती है आपके जो इलास्टिक टिश्यूज हैं उस वॉल में, तो वो भी, और प्लस विस्कोसिटी ऑफ ब्लड की कितनी थिकनेस है, प्लस द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तीनों चीजों से जो आपका ब्लड की जो प्रेशर अप्लाई होता है वॉल्स पे, वो उसको कंडीशन किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है, तो उसको हम पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस अप्लाइड बाय द आर्टरियल वॉल्स। तो उसके बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड फोर्सफुली टू द एओर्टा इन इट्स सिस्टोलिक फेज। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तभी ये ब्लड जो है एओर्टा में आता है, एओर्टा की वॉल को टकराता है, और उसके ऊपर फिर एक प्रेशर जनरेट करता है जिसको हम ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, और उसके बाद फिर उसकी जो है आगे वो ब्लड आपके शरीर में फैलता है। एओर्टा जो है इस फोर्स को दो तरह से उस फोर्स को डिवाइड करता है, एक काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है यहाँ पे, और पोटेंशियल एनर्जी की बात की जा रही है। एनर्जी जो है दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट्स फॉर्म कैन ओनली बी चेंज्ड, ये हम जानते हैं। तो उसी में ही ये दो है, काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो स्टार्ट होता है, और पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो कि एब्जॉर्ब करती है, जैसे एओर्टा के अंदर जो फाइबर्स हैं वो फाइबर जो है इस एनर्जी को, इस प्रेशर को जो है एब्जॉर्ब करती है, एओर्टा के जितने भी फाइबर्स हैं उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करती हैं, और उसकी एब्जॉर्ब करके उस ब्लड को आगे भेजती है, कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, आगे रिलैक्स करते हुए, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, फिर रिलैक्स करते हुए, बार बार वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से ये ब्लड जो है शरीर में आगे तक बढ़ता जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जाता है। एक बार वो ब्लड का प्रेशर आया,
फिर वो रिलैक्स हुआ, फिर प्रेशर आया, फिर रिलैक्स हुआ। तो इसी तरह से जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का जो यहाँ पे टाइम लैप्स बनता है, उसी वजह से ब्लड आगे से आगे पहुँचता जाता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को इस तरह से हमें समझना चाहिए कि इसकी वजह से ब्लड आपकी पूरी जो है बॉडी में जाता है और इट चेंजेस इट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी बिफोर द प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी इज फिनिश्ड। ये जैसे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को आप सिंपल सिस्टोल एंड डायस्टोल के आप माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर एक बार रिलैक्स हो रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर रिलैक्स हो रहा है। बस यही आप समझिए कि इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही जो है, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, जो रिलैक्सेशन है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसकी वजह से ब्लड आगे से आगे पहुंच रहा है। बस यही यहाँ पे आप सिंपल टर्म्स में इसको समझ सकते हैं। आप इसी साइंटिफिक लैंग्वेज में मत जाइए, सिर्फ इसको इसी तरह से समझिए आप। फिर कार्डियक साइकिल में जो है 2 प्रेशर वर्क करते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जो है आपका कॉन्ट्रैक्शन का है, डायस्टोलिक प्रेशर जो है आपका रिलैक्सेशन का है। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो तब डेवलप होता है जब आपका वेंट्रिकल सिस्टोल करता है। जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर वो होता है एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल इन एओर्टा। जब आपका वेंट्रिकल जो अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो जब रिलैक्स होता है, उस फेज में जो एओर्टा में जो प्रेशर आता है उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर पे उसको हम उस तरह से समझते हैं कि आप लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो सिस्टोल हुआ। जब आपका वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल आप रिलैक्स हुआ, तो उस रिलैक्सेशन की जो एंड है, जो एओर्टा में जो ब्लड पंप होने से पहले जो डायस्टोल फेज आ रही है, उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से समझते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो नॉर्मल है 120 ± 10 mm और डायस्टोलिक प्रेशर है 80 ± 10 mm। तो सिस्टोल के टाइम पे जो है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और डायस्टोल के टाइम पे वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है और उसकी वजह से आगे जो है एओर्टा पे भी रिलैक्सेशन का उसका इफेक्ट आ रहा है, तो उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से समझते हैं। और जब हम हाई बीपी की बात करते हैं और या हाइपोटेंशन की बात करते हैं तो वहाँ पे डायस्टोलिक प्रेशर जो है 90 mm से ज़्यादा है आपका। और हाइपोटेंशन की जब हम बात करते हैं तो डायस्टोलिक प्रेशर बिलो 70 mm है। जनरली हमने 120/80 देखा है नॉर्मल बीपी जब हम रीडिंग करते हैं, तो वो जो इसमें जो लोअर वैल्यूज हैं उसकी, जो नीचे की वैल्यू है, जो 120/80 जो है, वो जो 80 का जो वैल्यू है, जब 90 हो जाता है तो आपको हाई बीपी माना जाता है और जब वो उसकी वैल्यू 70 बिलो 70 चली जाती है तो आपको हाइपोटेंशन माना जाता है। मैडम, तो सिस्टोलिक का कोई इफेक्ट नहीं होता, लाइक व्हेन इट इज मोर? सर होता है ना, Then the ventricle हमने अभी पढ़ा था ना सर, अभी जब हमने एक्स्ट्रा सिस्टोल की बात की थी, तो अगर वेंट्रिकल कई बार ऐसा होता है कि वेंट्रिकल जल्दी सिस्टोल कर जाता है, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है नॉर्मल हार्ट बीट, नॉर्मल एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन से पहले, तो वो 2 बार जब वो कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है तो उसमें एक्स्ट्रा सिस्टोल बन जाता है, जिसकी वजह से आपकी एट्रियम्स को भी इफेक्ट पड़ता है। बेसिकली इट अफेक्ट्स द बीटिंग ऑफ द हार्ट सर। आपके वेंट्रिकल में अगर सिस्टोल जल्दी आता है तो इट अफेक्ट्स द बीटिंग ऑफ द एट्रियम्स आल्सो। ब्लड नहीं, प्रेशर मेरा- सर ऐसा है, आप ब्लड सकते हैं सर? ब्लड प्रेशर में हाँ। ब्लड प्रेशर में हाँ जी। जो ब्लड प्रेशर माना जाता है वो डायस्टोलिक प्रेशर पे ही डिपेंड करता है। 120 से 130 हो जाए तो भी बहुत फर्क नहीं पड़ता, 135 हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। अगर Okay. आपका डायस्टोलिक प्रेशर 90 से ऊपर है तभी हाइपरटेंशन है, और अगर Okay. आपका 70 से कम है तभी हाइपोटेंशन है। ओके सर, थैंक यू। और वो मिसनोमर हम लोग पास है जो हम लोग 120 ± 10 से 130 से कंपेयर करने लगते हैं, क्योंकि सिस्टोलिक प्रेशर के तमाम पैरामीटर्स हैं जो डॉक्टर्स ही बताते हैं। वो कुछ बोलते हैं कि 90 + 8 होनी चाहिए, ओके। और दोनों के बीच में रिलेशनशिप 3:2 होनी चाहिए। ये सब पैरामीटर्स हैं, लेकिन जो मिसनोमर है वो ये है कि हम लोग हाइपरटेंशन मान लेते हैं कि जहां 130 हुआ, 130 से ऊपर हुआ, हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन, जबकि वास्तव में 90 mmHg अगर ये वाला डायस्टोलिक प्रेशर है, इससे हमको कंपैरिजन करना है। दोनों कंपैरिजन का तरीका यही है। ओके सर, थैंक यू। क्योंकि कई बार डॉक्टर्स वो ऊपर वाला जो सिस्टोलिक बढ़ता है तब भी टेबलेट शुरू करवा देते हैं, ना तो वही। वो नहीं, वो Okay. नहीं, वो आपका 140 होगा तो भी ठीक होगा, क्योंकि अगर 50 इयर्स की एज है तो 90 + 50 मान लें 140 होना चाहिए, वो कोई बात Okay. नहीं। लेकिन ये वाला तो थोड़ा सा आपका 80 से बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों हाँ के जी। बीच में नॉर्मली रिलेशनशिप वही 3:2 होना चाहिए, तो वो भी एक पैरामीटर है। तो लेकिन अच्छा। जब ब्लड प्रेशर की बात करें तो नेचुरली यही है,
90 और 70। ओके, थैंक यू। फिर हम फैक्टर्स जी मैम। अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर समझते हैं कि ब्लड प्रेशर को हमने समझा था कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस, और पेरिफेरल रेजिस्टेंस को हमने समझा था स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो यहाँ पे फिर ये टेबल बता रही है कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो है उसके फैक्टर्स किस चीज से अफेक्टेड हो जाता है, फिर हार्ट रेट किस चीज से बढ़ता है या घटता है, और फिर पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो आपकी आर्टरीज पे जो इफेक्ट आना चाहिए ब्लड का वो कैसे रेजिस्टेंस कर रही है, उसको क्या ये अफेक्ट करती हैं चीजें। तो यहाँ पे हम एक एक करके हम समझेंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम जो हमने समझा था कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच इज पम्प्ड बाय द वेंट्रिकल टू द ग्रेट वेसल्स। तो आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा में कितना ब्लड भेज रही है वो किस चीज से वो डिटरमिन होता है या किस चीज से इफेक्ट होता है, वो यहाँ पे समझाया जा रहा है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड की आपकी बॉडी में कितना ब्लड है, तो एनीमिक पेशेंट्स के केस में ब्लड ऑब्वियसली कम होता है बॉडी में, तो उसकी वजह से भी इफेक्ट हो जाता है। फिर एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो जो है ये वॉल्यूम बढ़ जाती है, जब आप रेस्ट स्टेट में होते हैं तो ये घट जाती है। हिमोराज कहीं बॉडी में रप्चर हो जाता है, अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से इफेक्ट हो जाता है। आपके चेस्ट के अंदर क्या प्रेशर है उसकी वजह से इफेक्ट हो जाता है। आपका पोस्चर कैसा है, अगर आप झुक के बैठते हैं तो उससे हार्ट पे बहुत फर्क पड़ता है, लंग्स पे काफी इफेक्ट पड़ता है, तो उसकी वजह से भी फिर इफेक्ट हो जाता है। फिर टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट अबव 46 और बिलो 20 डिग्री सेल्सियस होगा तो उससे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कैपेसिटी कम हो जाती है एयर के अंदर, तो उसकी वजह से आप कम ऑक्सीजन लेंगे तो उससे भी फर्क पड़ेगा आपके हार्ट रेट पे, स्ट्रोक वॉल्यूम पे। फिर सिंपैथेटिक टू पैरासिम्पैथेटिक कि एक तरफ तो आपकी बॉडी को सिंपैथेटिक आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को एक्शन में लाता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो है आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को रेस्ट स्टेट में लाता है। तो ये जो है इसका भी क्या मेल जो है आपकी बॉडी में बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स क्या है, आपका एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन क्या लेवल्स है बॉडी में, आपकी एड्रिनल ग्लैंड की क्या स्टेट है, तो ये सब जो है ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को डिसाइड करता है, उससे भी काफी फर्क पड़ता है। फिर जो हार्ट रेट है आपका, आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, उसकी वजह से भी हार्ट रेट जो है बढ़ता है या घटता है। बच्चों में हार्ट रेट कुछ और होता है, अडल्ट्स में जो है कुछ और होता है। इमोशंस पे भी डिपेंड करता है, अगर आप सैड हैं तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है घट जाता है, ये आप भी जानते हैं। जब आप एक्साइटेड होते हैं या आप फियरफुल स्टेट में हैं तो उस टाइम हार्ट रेट आपका बढ़ जाता है। सिवियर पेन आपको होती है, कहीं भी आपको एक्सट्रीम पेन होती है तो उसकी वजह से नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट आता है, फिर ब्रेन पे इफेक्ट जाता है, स्पाइनल कॉर्ड पे इफेक्ट जाता है, तो ऑब्वियसली आपका हार्ट रेट जो है उसको कंट्रोल, हार्ट रेट पे इफेक्ट आ जाता है, इस वजह से ये पूरी साइकिल बनती है उसके अंदर। फिर चेस्ट का प्रेशर क्या है, टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट जो अभी हमने समझा था। हाइपोक्सिया जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन है। हायर ऑल्टीट्यूड जैसे आप पहाड़ पे गए या आप पहाड़ी चढ़े तो वहां पे जो है हाइपोक्सिया होता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी है वहां पे, तो वहां पे भी आपकी ब्रीदिंग शैलो हो जाएगी, अंदर ब्रीदिंग अंदर ऑक्सीजन कम जाएगा, लंग्स पे इफेक्ट होगा, हार्ट पे इफेक्ट होगा, तो उसकी वजह से हार्ट रेट इफेक्ट हो जाएगा। फिर पेरिफेरल रेजिस्टेंस में वेसल्स की वॉल कितनी थिक है, एओर्टा की हम बात कर रहे हैं कि उसकी थिकनेस क्या है, उसका डायमीटर कितना है एओर्टा का, उससे भी डिपेंड करता है कितना ब्लड आगे जा रहा है। इलास्टिक फाइबर कंटेंट इन वेसल्स वॉल, इलास्टिसिटी कितनी है कि वो कितनी लचीली है आपकी एओर्टा की वॉल, उसकी लचीलेपन पे डिपेंड करता है। डायमीटर ऑफ वेसल्स, डायमीटर मतलब कितना उसका डायमीटर है, उसका कितना ल्यूमन या कैसे समझेंगे उसकी कितना राउंड है वो। सर डायमीटर को हिंदी में क्या कह पाएंगे सर? व्यास। व्यास, व्यास। ओके ठीक है। और विस्कोसिटी ऑफ ब्लड की बात है, विस्कोसिटी मतलब थिकनेस, ब्लड की कितनी थिकनेस है, तो ये सब चीजें जो है आपकी पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिसाइड करती हैं। फिर हम ब्लड वेसल्स पे आते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन जो हमारी बॉडी में हो रहा है वो दो तरह से हो रहा है, एक है पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन और एक है सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन। पल्मोनरी नाम से ही आप समझेंगे ये लंग्स से रिलेटेड है, तो ये ऑब्वियसली लंग्स में जा रहा है ब्लड। जब हमने पढ़ा था कि राइट वेंट्रिकल से होता हुआ ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जा रहा है ऑक्सीजनेशन के लिए, तो ये उसकी बात कर रहा है पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन। जब ब्लड पंप होके पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू राइट वेंट्रिकल से होता हुआ लंग्स में गया, वहां से ऑक्सीजनेट हुआ, ऑक्सीजन उसने ली और कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे उसने छोड़ी, तो वहां पे फिर वापस ऑक्सीजनेट होके आपके लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड आता है तो ये उस पूरी सर्कुलेशन को जो है पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है। और सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन वो होती है जब ब्लड इज पंप्ड टू एओर्टा बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन मतलब पूरी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन। तो जब ब्लड
एओर्टा से लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब ब्लड एओर्टा में जाता है और उसके बाद आगे आगे पूरी बॉडी में वो ब्लड पूरे प्रसार करता है अपना, तो उसको हम सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। सिस्टमिक से आप समझिए सिस्टम, पूरे सिस्टम, बॉडी सिस्टम में जब ब्लड गया तो ये पूरी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन की बात हो रही है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पेज पे हम देखें तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज में कितना कितना ब्लड प्रेशर है, कितना ब्लड का यहाँ पे वॉल्यूम है, वो यहाँ पे दर्शाया गया है कि 120/80 यहाँ पे प्रेशर दिखा रहा है। और उसके बाद ये लार्ज आर्टरीज में 90 to 100 mm, फिर उसके बाद आर्टरियल्स में 90 to 32 mm, ये डिफरेंट डिफरेंट ब्लड की वॉल्यूम बताई गई है। इस पे आप गौर मत कीजिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के मतलब हमें इसमें गौर नहीं करना है। उसके बाद जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है यहाँ पे कि वॉल्स और जो आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो स्मूथ मसल से बनी हुई है और इलास्टिसिटी है। स्मूथ मसल है और इलास्टिक मसल्स है। ये क्वेश्चन आता है आपको कि वॉल्स ऑफ आर्टरीज स्मूथ है कि ये मल्टीपल चॉइस में आता है कि वॉल्स ऑफ आर्टरीज किस तरह से है, उसमें 3-4 ऑप्शंस आपको वो दे देते हैं। तो वॉल्स ऑफ आर्टरीज जो है वो स्मूथ मसल बनी हुई है और वो इलास्टिक फाइबर है। तो इसकी वजह से जो वेंट्रिकुलर फोर्स होती है, जब वेंट्रिकल से आपका ब्लड निकलता है और एओर्टा में आता है, तो उसकी वजह से उस शॉक को जो वो है ये वॉल्स ऑफ आर्टरी जो है एब्जॉर्ब करवाती है और पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ही उसको आगे तक जो है ये पहुंचा देती है कि ये एनर्जी को यूज करते हुए नेक्स्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से लेते हुए आगे फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन करती हैं। ये शॉक को एब्जॉर्ब करती जाएंगी और ब्लड को आगे से आगे पहुंचाती जाएंगी रिलैक्स कर करके। तो इन कंपैरिजन टू आर्टरीज जो वॉल्स ऑफ वेन्स है वो थिन है, वेन्स जो है वो थिन होती है और आर्टरीज जो है थिक होती हैं। आर्टरीज थिक इसलिए होती है क्योंकि ब्लड उनके कांटेक्ट में सबसे पहले आ रहा है, तो वहां पे ब्लड का प्रेशर जो है ज्यादा है, तो उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करने के लिए वॉल्स ऑफ आर्टरीज जो है वो थिक होंगी। ऐसे ही आपके हार्ट में भी जो है एट्रियम में ब्लड पहले आ रहा है, आपके अपर चेम्बर में ब्लड पहले आ रहा है, तो वहां पे भी आपका एट्रियम जो है वो थिक होता है और वेंट्रिकल में ब्लड बाद में आ रहा है, तो वो उसकी वॉल जो है कंपैरेटिवली थिन होती है। एओर्टा हमेशा थिक, एट्रियम जो है वो थिक वॉल्स हैं और वेंट्रिकल्स की वॉल्स जो हैं हार्ट में वो थिन मानी गई है। और सेम लॉजिक यहाँ पे भी है कि वेन्स आर्टरी से होता हुआ ब्लड फिर ब्लड वेसल्स और वेन्स में जाता है, तो वहां पे वॉल्स थिन है क्योंकि वहां पे ब्लड का प्रेशर जो है कम हो जाता है, घट जाता है। इसकी वजह से जो है उसके अंदर इलास्टिक फाइबर भी लेस है, इलास्टिसिटी जो उसका लचीलापन है वो कम है क्योंकि यहाँ पे ब्लड को इतनी मूवमेंट नहीं होनी है, उसकी सारी मूवमेंट हो चुकी है, उसका प्रेशर तो भी थोड़ा जो है घट चुका है यहाँ पे वेन्स तक आते आते। तो फिर इसमें वैल्व्स की बात की रही है कि इसके वैल्व्स जो है ब्लड के डायरेक्शन में ही होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है बैकवर्ड नहीं जा सकता। एक ही डायरेक्शन में ब्लड आपका फ्लो करेगा, वो है आगे की तरफ। अगर वैल्व्स होंगे तो वहां पे वो स्टॉप कर सकता है ब्लड और पीछे भी थ्रो हो सकता है, तो इसकी वजह से वैल्व्स जो है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड होंगे। फिर सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन में यहाँ पे बात की रही है कि वो ब्लड जो सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्रेन से कैसे कंट्रोल हो रहा है। तो यहाँ पे वेसो सेंटर की बात की रही है कि ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए मेडुला जो हमारे ब्रेन का एक रीजन है उसमें एक वेसो सेंटर है। ब्रेन में ब्रेन के मेडुला पोर्शन में जो है हर तरह के जो है सेंटर्स हैं, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर में पढ़ेंगे वहाँ पे न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स है जिसकी वजह से जो है हर एक्टिविटी जो बॉडी की है वो कंट्रोल होती है। तो यहाँ पे ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए वेसो सेंटर है हमारे मेडुला में, और यहाँ से जो एफरेंट्स और एफरेंट्स जो है इमर्ज होते हैं। एफरेंट्स वो होती है नर्व्स जो सिग्नल जो है ब्रेन तक लेके जाती हैं, और एफरेंट्स जो ई से स्टार्ट होता है वो नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं। एफरेंट वहां पे गई, एक सिग्नल उसने दिया ब्रेन को, एक मैसेज दिया कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, फिर ब्रेन ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक्शन अपना डिसाइड किया वो एफरेंट के थ्रू, ई से जो स्टार्ट होता है एफरेंट के थ्रू जो है वो ब्रेन अपना सिग्नल आगे बॉडी को देती है और उसके बेसिस पे ही बॉडी में आगे एक्शन लिया जाता है। जैसे आपको मच्छर ने काटा या मच्छर आपकी स्किन पे आके बैठा, तो एफरेंट नर्व ये स्किन से होती हुई ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड तक होती है, ब्रेन को बताएगी कि यहाँ पे मच्छर मेरी यहाँ पे बैठा हुआ है, वो एफरेंट नर्व है। और जब ब्रेन बताएगी कि नहीं तुम उसको शूट कर दो, आप हाथ उठाओ और उस हाथ से उसको हटा दो, तो वो एफरेंट नर्व होती है विच बिगिंस विद एन ई। तो ये ब्रेन का एक्शन इंस्टेंट आता है, एफरेंट नर्व से सिग्नल गया एक प्रॉब्लम का और एफरेंट नर्व से फटाफट उसका सिग्नल का रिस्पॉन्स आया। तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है वेसो सेंटर की, कि ये जो है एफरेंट और एफरेंट नर्व जो है आपके आर्टरीज और आर्टरियोल्स में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से बॉडी को आपके ब्रेन को बॉडी में होती हुई सारी गतिविधियों की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है और उससे चेक एंड सिस्टम चेक होता रहता है बार बार कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर यहाँ पे स्ट्रेस रिसेप्टर की बात की जा रही है।
नेचुरली जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और रिलैक्स कर रहा है हार्ट, तो उसमें स्ट्रेचेबिलिटी तो है ही। तो वो स्ट्रेचेबिलिटी कैसे वो डिसाइड करता है, वो है बैरोरिसेप्टर्स। तो बैरोरिसेप्टर्स जो है आपके पेरिफेरल आर्टरीज और आर्टरियोल्स पे जो है ये होते हैं, और इससे ये डिसाइड किया जाता है, दे आर प्रेजेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द कैरोटिड साइनस ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स के ऊपर जो है स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, जो हर लेवल पे जो है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को डिसाइड करते हैं। और ये फिर 3-4 जगह यहाँ पे एओर्टिक आर्च दिया हुआ है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, एट्रियोटेबल जंक्शन है। ये 3-4 जगह पे जो है यहाँ पे सारे बैरोरिसेप्टर्स या स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्रेन को बताते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना हो रहा है, कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड होता हुआ जब एओर्टा में आता है तो उसका कितना प्रेशर हो रहा है, और उसकी प्रेशर की वजह से कितना कैसे आगे कैसे उसको आगे पहुंचाना है, किस लेवल तक उसको पहुंचाना है। तो ये सारे डिसीजंस जो है बैरोरिसेप्टर्स के थ्रू जो है ब्रेन लेता है। फिर कीमो रिसेप्टर्स की यहाँ पे बात की रही है, सेकंड रिसेप्टर्स की जो बात है, ये केमिकल, कीमो मतलब केमिकल। तो केमिकल चेंजेस जो आपकी बॉडी में आ रहे हैं, मतलब कितना ऑक्सीजन आ रहा है ब्लड के थ्रू, कितना कार्बन डाइऑक्साइड उसके थ्रू आ रहा है, क्या पीएच हो रहा है आपके ब्लड का, ये जितनी भी केमिकल इन्फॉर्मेशन है ये कीमो रिसेप्टर्स ये आपके ब्रेन तक पहुंचाते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है आपकी बॉडी में, मेडुला में प्रेजेंट है ये। मेडुला वो सेंटर है जहाँ पे केमिकल चेंजेस की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, और ये कीमो रिसेप्टर्स आपकी कैरोटिड बॉडी पे और एओर्टिक बॉडी पे जो है पाए जाते हैं। ये एओर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी से जो है सारी इन्फॉर्मेशन मेडुला तक भेजते हैं, मेडुला आगे उसको ब्रेन तक पहुंचाता है, और ब्रेन जो है फिर केमिकल चेंजेस के ऊपर अपनी जो है डिसीजन लेता है कि केमिकल चेंजेस जो है हर पीएच लेवल पे और हर ऑक्सीजन लेवल पे जो है वो लेता रहता है, हर स्टेज पे, हर लेवल पे। फिर पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स की यहाँ पे बात की रही है कि पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स जो है यहाँ पे डोर्सल वेगल न्यूक्लियस ऑफ मेडुला से रिलेटेड हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स जो है आपके जो है वेगस मेडुला रीजन से होता हुआ और वेगस नर्व के थ्रू ये आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये मेडुला रीजन में ही आपका सारा ये मेडुला में ही आपके पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स को जो है कंट्रोल किया जाता है। यही बताया जा रहा है यहाँ पे। फिर सिंपैथेटिक फाइबर्स के बारे में बताया जा रहा है कि सिंपैथेटिक फाइबर्स जो है वेसोकंस्ट्रिक्शन की डिसीजंस लेती हैं बॉडी में, कि आपके वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कब होनी है, कितनी होनी है, ये सिंपैथेटिक फाइबर्स डिसाइड करते हैं। और जब सिंपैथेटिक टोन रिड्यूस होती है, सिंपैथेटिक टोन मतलब जो आपकी सिंपैथेटिक की नर्वस सिस्टम की जो एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है, जो आपकी हार्ट रेट और पल्स रेट को डिसाइड करती है, कॉन्ट्रैक्शन को डिसाइड करती है, जब वो घट जाती है तो वेसोडाइलेशन बढ़ जाती है। वेसोडाइलेशन मतलब जो आपके वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स, जो आर्टरीज हैं, जो वेन्स हैं, जो कैपिलरीज हैं आपकी बॉडी में, उनका जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है जब वो सिंपैथेटिक टोन रिड्यूस हो जाती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो था आपकी बॉडी के हार्ट रेट को, पल्स रेट को जो है घटाता था, कॉन्ट्रैक्शन करता था वहाँ पे हार्ट रेट में, हार्ट रेट को बढ़ाता है, पल्स रेट को घटाता है, और आपके हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। तो जब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ये काम इफेक्ट हो जाता है, तो डायमीटर जो है आपके व्यास, जो आपकी आर्टरीज था, वेसल्स था, कैपिलरीज था, ये जो है बढ़ जाता है। और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आल्सो हेल्प इन वेसोडाइलेशन। तो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स तो वैसे ही आपकी वेसोडाइलेशन में हेल्प करेंगी। वेसोडाइलेशन मतलब आपकी आर्टरीज का, वेन्स का, कैपिलरीज का, जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, उनका व्यास, उनका डायमीटर, उनका ल्यूमन जो है ये बढ़ाता है, क्योंकि ये रेस्ट स्टेट में ले आता है उनको, रिलैक्स कर देता है उनको। तो उसकी वजह से जो है ये वेसोडाइलेशन में भी हेल्प करता है। यहाँ पे ये समझाया जा रहा है नेक्स्ट आपको इस बुक में, कि जो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस हैं, जिसके लिए हम पूरी सांस लेते हैं, और ये कैसे न्यूट्रिएंट्स, कैसे अपनी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में हम आती है, उसको कैसे ये ब्लड के लेवल पे कैसे इसको किया जाता है, कैसे एक्सचेंज होता है, ये समझाया जा रहा है। कि ब्लड कैपिलरी जो है एंडोथीलियम मेड ऑफ सिंगल लेयर फ्लैट सेल्स। एंडोथीलियम जो होता है अंदर की लाइनिंग होती है। ब्लड कैपिलरी के जो अंदर की लाइनिंग है, जो अंदर की जो उसकी लाइनिंग है, उसमें सिंगल लेयर फ्लैट सेल्स हैं, जिसकी वजह से ये सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हुए पड़े हैं, और उसकी वजह से जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो न्यूट्रिएंट्स को अंदर भी ले रहा है, और न्यूट्रिएंट्स को, जो उसका वेस्ट है, जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं, उसको बाहर भेज रहा है। हमने सेल के चैप्टर में इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात की थी। तो उसमें जो है ये फ्लैट सेल्स हैं यहाँ पे। तो फ्लैट सेल्स होने की वजह से ये बहुत ईजिली एक्सचेंज कर सकते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल कर सकते हैं। मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो आपके सेल में बन रहा है, एनर्जी जो बन रही है आपके सेल में, उसको ये बाहर भेज सकता है। बिकॉज ये सिंगल लेयर फ्लैट सेल्स हैं, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं उसको मिलती, ईजिली एक्सचेंज हो जाता है, गिव एंड टेक हो जाता है यहाँ पे मटेरियल का।
जिसकी वजह से आपके न्यूट्रिएंट्स, आपका आयंस, पानी, ये सारे ब्लड कैपिलरी से एंटर होता हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से एंटर होता हुआ, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी में है या सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स किसी भी सेल के अंदर हैं, वो जो है आईसीएफ के थ्रू जो है ब्लड कैपिलरी से होता हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैसे आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि सिंगल लेयर फ्लैट सेल्स हैं अंदर, जिसकी वजह से कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती उसको एक्सचेंज करने में। तो और ये गिव एंड टेक जो यहाँ पे हो रहा है न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का, इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है वो डिफरेंस इन ब्लड प्रेशर की डिफरेंस की वजह से जो है यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है, और कॉन्सेंट्रेशन मतलब हमें एक हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जो है चीज़ें जनरली पहुंचाई जाती हैं। जैसे आप देखेंगे कि आप ब्लड पानी का एग्जांपल ले लीजिए। पानी जो है हमेशा हायर ऑल्टीट्यूड से लेके लोअर ऑल्टीट्यूड में बहता है। लोअर ऑल्टीट्यूड से हायर ऑल्टीट्यूड में कभी भी पानी नहीं बहेगा, हमेशा हायर ऑल्टीट्यूड से ही लोअर ऑल्टीट्यूड में आएगा। तो उसकी वजह से जब बॉडी में जो ये लिक्विड है, वो भी कॉन्सेंट्रेशन की वजह से हो रहा है। जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, वहाँ उस प्रेशर से बड़े-बड़े हायर कॉन्सेंट्रेशन से लेके लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आता है। जब अंदर आईसीएफ में प्रेशर बढ़ गया, न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का, तो वो बाहर आ जाता है ईसीएफ के थ्रू। और ऐसे ही जब बाहर आप पे प्रेशर बढ़ जाता है, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वहाँ पे एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, तो वो सेल के अंदर एंटर हो जाती है, और ऐसे जो है एक्सचेंज जो है आपके न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का, H3 प्रोडक्ट्स का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये सेल लेवल पे ऐसे मुमकिन हो पाता है। फिर हम हार्ट अटैक की बात करते हैं। इसको बोल दीजिए, पेज नंबर 9 में पढ़ लेंगे। उसमें इसी किताब में पेज नंबर 9 में है, शुरू का पहला चैप्टर सेल वाला, सेल चैप्टर में है ये। ठीक है, ठीक है, सेल चैप्टर में चैप्टर में पढ़ आप लेंगे। पेज नंबर 9 पे जो है इसकी फर्दर डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, आईसीएफ और ईसीएफ की, उसमें आपको ये समझ आ जाएगा। और फिर हम हार्ट अटैक की बात करते हैं कि हार्ट अटैक कब होता है। अब हमने पढ़ा था कि हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है वो करती है कोरोनरी आर्टरीज। तो कोरोनरी आर्टरीज में जब कोई ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, तो हार्ट को ब्लड जब सप्लाई होना बंद हो जाता है। उसकी वजह से ब्लड कोरोनरी आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज आ जाए या वो अपना काम करना बंद कर दे, उसकी वजह से जो है कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। तो उस जितना भी वो ब्लड जो उस सप्लाई जो उस एरिया को ब्लड सप्लाई मिल रहा था, वो जो है वो ड्राई हो जाता है, ब्लड बिल्कुल बंद हो जाता है उसमें। तो उसकी वजह से हार्ट का फंक्शन इफेक्ट हो जाता है, और हार्ट एकदम से जो है काम करना बंद कर देता है। तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। और उस हार्ट अटैक के क्या सिम्टम्स होते हैं, ये तो आपको पसीना आना शुरू हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा पसीना आपको आना शुरू हो जाता है, आपको सडनली वीकनेस महसूस होती है, और आपकी पल्स भी लो हो जाती है, उसकी लो वॉल्यूम और लो रिदम। आपकी पल्स बिल्कुल थिन हो जाती है, आप पल्स महसूस ही नहीं कर पाते उस हार्ट अटैक के पेशेंट में, और एकदम से वीक हो जाता है, और उसको एकदम से पसीना बहना शुरू हो जाता है। तो तब ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं कि आपकी कोरोनरी आर्टरीज में जो है ब्लड प्रॉपर नहीं आ रहा, उसमें कोई ब्लॉकेजेस आ रही हैं, जिसकी वजह से आपके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है। तो ये हार्ट अटैक उस सिचुएशन में आता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज बताइए, कल के पोर्शन में या आज के पोर्शन में जो आपको नहीं समझ में आया हो। थैंक यू सर। थैंक यू, नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। थैंक यू बहुत मैम। विस्तार नमस्कार मैडम, थैंक यू, बहुत विस्तार से बताया मैडम। अच्छे से बताया आप। बहुत विस्तार से बताया, सारी चीजों को वेरी मच बताया, बहुत बढ़िया, ढंग से पढ़ाया। बहुत बढ़िया। नोट्स मिल सकते हैं जो आपने नोट्स बनाए होंगे इसके सॉरी सर, प्रश्नोत्तर बनाए होंगे वो मिल सकते हैं, इसके प्रश्नोत्तर बनाए होंगे पूरे प्रिपरेशन। सर मैंने प्रश्न तो बनाए हैं जी, बिल्कुल। मैंने आपके क्वेश्चन पेपर्स में जितने भी इसके क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने लिखे हुए हैं सर, वो मैं सर को शेयर कर दूंगी, तो वो ग्रुप में डाल देंगे सर। ग्रुप में लगा दी, ये प्रश्नोत्तर आपने इस पूरे चैप्टर से बनाए हैं। हाँ जी, मैंने बनाए हैं सर। तो वो ग्रुप में डलवा दीजिए। जी बिल्कुल डलवा दूंगी सर, बिल्कुल डलवा दूंगी। और कोई डाउट? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। डाउट है तो बताइए। प्रश्न और उसके उत्तर दोनों चीजें डलवा दीजिए। आप एक बार इस चैप्टर को पढ़िए, ये चैप्टर आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा। थोड़ी सी हमारी लैंग्वेज जो है बुक में जो लिखी हुई है वो भी थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज तो नहीं है। अब आई डोंट नो हिंदी में कैसी है, हिंदी में शायद अच्छा लिखा गया है, बट इंग्लिश में तो बिल्कुल ही बेकार लिखा है। मुझे तो ये चैप्टर कभी समझ ही नहीं आया। फिर मैंने सर के 2-3 लेक्चर सुने, तो उसके बाद मुझे चैप्टर समझ में आया। तो आप प्लीज इस चैप्टर को बार बार पढ़िए, तभी आपको ये क्लियर होगा। ये यस काफी मैम। अच्छा चैप्टर, जो भी चैप्टर्स आपके हैं उनमें सबसे इजी चैप्टर ये है, या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम है।
रेस्पिरेटरी भी थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि उसमें टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग आ जाती है, फिर एंडोक्राइन तो वैसे ही टफ है। तो उन दोनों चैप्टर से कंपैरेटिवली ये चैप्टर और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है बहुत ईजी चैप्टर है। आप इसको बार बार पढ़िए तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर आ जाएगा, और ये बहुत ईजी चैप्टर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हम लोग जो है Thank इस वीडियो को लोगों को पहुंचाएंगे, खुद डिस्कस करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, जहाँ कहीं अपना पॉइंट होगा तो उसको कोई क्वेश्चन होगा तो उसको रेज भी करेंगे, ग्रुप डिस्कशन में आपको तय करिए और देखिए ज्ञान बांटिए। और हम लोग तभी देखिए पूरा चैप्टर इतना बढ़िया है और प्रीति अरोड़ा ने इतने बढ़िया से उसको समझाया हुआ है, मार्वलेस। आप इसको 2 बार सुनिएगा जरूर, और सुनकर अगर आपने शॉर्ट नोट बना लिया, अपना जो भी नोट बनाते हैं अगर आपने बना लिया तो ये इस पूरे चैप्टर को दोबारा किताब नहीं खोलनी पड़ेगी आपको, और यू कैन डू इट। तो हम लोग इसी माध्यम से खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे और सबको मिलेंगे, भेटेंगे। और कैसे भेटेंगे? ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं विचारों के साथ हम लोग आज के इसको विराम देते हैं। कल हम लोग मिलते हैं। कल हम लोग जो है नमस्ते सर। प्रणाम सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। मैम। थैंक यू मैम, you. थैंक यू।